अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एलिमेंट्री लेवल फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 13। आज हम ओ की साउंड्स को शुरू करेंगे। ये हमारा चौथा वॉवल है। ए, ई और आई की साउंड्स को हमने देख लिया है। अब ओ की साउंड्स हैं। ओ मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स देता है। यहाँ आज हम उसकी दो आवाज़ें देखेंगे कि ओ जो है वो कौन कौन सी आवाज़ें देगा। उनमें से दो आवाज़ें आज हमारे सामने आएंगी। पहली जो आपके पास आवाज़ है आज, वो हम लोग एक मारूफ़ लफ्ज़ है, जैसे हम बोलते हैं गो, जाएं। सही है। और गो का लफ्ज़ तो आजकल सबको ही अच्छी तरह से याद होगा। बहुत नारे लगे, गो नवाज़ गो, गो नवाज़ गो। तो सियासत से हट कर बहरहाल ये सबको मालूम है गो। तो देखें यहाँ पर जो ओ की आवाज़ है वो ओ इस तरह से आएगी। थोड़ा सा एक जंप होगा आवाज़ में, तो ये गो नहीं होगा। इंग्लिश में जब इसको हम पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ है गो, गो। ठीक है, तो आवाज़ यही है गो। अब ओ की ये आवाज़ कब आती है? तो देखिए, नंबर एक, जब ओ लफ्ज़ के आखिर में हो, यानी एक कॉन्सोनेंट है उसके बाद ओ है, बस ओ के बाद फिर कोई और कॉन्सोनेंट वग़ैरह नहीं है। यानी ओ पर जब लफ्ज़ ख़त्म हो रहा हो तो उस सूरत में इसकी ओ वाली आवाज़ आएगी। जैसा कि आप शुरू में देखें, ये अल्फाज लिखे हुए, इनको सुन लीजिए। गो, नो, मो, खो, लो, सो, यो, प्रो, बिस्ट्रो, किलो, हेलो, बिंगो। ठीक है जी। गो, नो, मो, खो, लो, सो, यो, प्रो, बिस्ट्रो, किलो, हेलो, बिंगो। तो यहाँ पर ओ लफ्ज़ के आखिर में है, यानी ओ पर ये लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है, तो इस सूरत में इसकी आवाज़ ओ है। बिल्कुल यही आवाज़ ओ की उस वक्त होती है जब ओ के बाद ए आ जाए। ओ, ए और उसके बाद फिर कोई कॉन्सोनेंट हो। अब ये अल्फाज देखें आप। गो, फोन, रोम, लोन, मोन, खोल। सही है। अब ये गोल का लफ्ज़ मशहूर है हमारे यहाँ, गोल। तो ये गोल नहीं होगा इंग्लिश में, घोल, घोल। सही है। फोम हम बोलते हैं, फोम, बस इंग्लिश में थोड़ा सा फ़र्क होगा, फोम, फोम। इसी तरह कर्ज़े के लिए लोन का लफ्ज़ बहुत मारूफ़ है, तो इंग्लिश में ये लफ्ज़ है लोन। सही। मोन, खोल। तो अगर ओ के बाद ए आ जाए तो भी इसकी आवाज़ वही होगी जब ये लफ्ज़ के आखिर में आता है। जो आवाज़ उस वक्त देगा वही आवाज़ ओ और ए देंगे। तो देखें, ऊपर लफ्ज़ है गो और नीचे है गोल। सही है। ऊपर है मो, नीचे है मोन। ऊपर लफ्ज़ है खो, नीचे लफ्ज़ है खोल। ऊपर लिखा हुआ है लो, नीचे है लोन। तो इनकी आवाज़ बिल्कुल एक जैसी है। तीसरे नंबर पर यही आवाज़ ओ उस वक्त भी देता है जब ओ के बाद डब्ल्यू हो। जब ओ के बाद डब्ल्यू हो तो भी ओ नॉर्मली यही आवाज़ देता है। जैसा कि अब इन अल्फाज को आप देख लें। लो, मो, रो, सो, ठो, वो, क्रो, ब्रो, स्लो, बेस्टो, येलो, बिलो। ठीक है, एक मरतबा फिर सुन लीजिए। लो, मो, रो, सो, ठो, वो, क्रो, ब्रो, स्लो, बेस्टो, येलो, बिलो। ठीक है। तो तीन सूरतें हैं। नंबर एक, ओ लफ्ज़ के आखिर में हो। नंबर दो,
ओ फिर उसके बाद ए हो, या नंबर 3 ओ के बाद डब्ल्यू हो, तो आम तौर पर इस ओ की आवाज़ होगी ओ। ठीक है जी। गो, नो, मो, घोल, फोम, रोम, लो, मो, रो, सो। ठीक है जी। अब ये आखिर में कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, ये हैं हाउ, वाओ, भाव, नाउ, खाओ, क्राउन, टाउन, ब्राउन। यहाँ पर ओ की आवाज़ आओ वाली है, सही है। हाउ, वाओ, भाव, नाउ, खाओ, क्राउन, टाउन, ब्राउन। ठीक है। तो ये इससे जो असल उसूल है उस उसूल से ये हट कर कुछ अल्फाज हैं जहाँ पर ओ की आवाज़ में ओ के बाद अगर डब्ल्यू आ जाए तो हमारे यहाँ जो उर्दू में एक लफ्ज़ होता है आओ, जाओ, आओ, ये आओ वाली आवाज़ देगा। हाओ, वाओ, भाओ, नाओ, खाओ, क्राउन, टाउन, ब्राउन। ठीक है। वरना आम तौर पर जब ओ के बाद डब्ल्यू आए तो ये ओ की आवाज़ देगा, जैसा कि ओ ए भी ओ की आवाज़ देता है, और लफ्ज़ के आखिर में अगर ओ हो तो वो भी ओ की आवाज़ देगा। इन अल्फाज की अच्छी तरीके से मश्क कर लीजिए। डेली एक्सप्रेशंस। डेली एक्सप्रेशंस में आज हम देखेंगे कि वक्त पूछना हो या वक्त बताना हो, टाइम कैसे पूछा जाता है और टाइम कैसे बताया जाता है, इसके लिए ये डेली एक्सप्रेशंस हैं आज के। टाइम पूछने के लिए आपके पास 3 हम सेंटेंसेस दे रहे हैं। नंबर 1, व्हाट टाइम इज़ इट। व्हाट टाइम इज़ इट, कि अभी क्या वक्त हो रहा है। व्हाट टाइम इज़ इट, इस वक्त क्या वक्त हो रहा है। इसी तरह दूसरा जुमला है नंबर 2, व्हाट्स द टाइम। व्हाट्स द टाइम, इसका मतलब भी वही, क्या वक्त हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है। नंबर 3, could you please tell me the time। could you please tell me the time, कि क्या आप मुझे वक्त बता सकते हैं। यहाँ पे could की जगह can भी आ सकता है, can you please tell me the time। ठीक है। तो ये वक्त पूछने के लिए ये आपके पास 3 जुमले हैं। अब वक्त बताने का तरीका यहाँ पर देख लें। वक्त बताने में थोड़ा सा पहले, इन जुमलों से पहले मैं थोड़ा सा एक उसूली सा खाका आपके सामने रख दूं कि जो मुकम्मल वक्त होता है, मसलन 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं, इनके लिए 2 तरीके हैं बताने के। नंबर 1 तो आप कहेंगे इट इज़ 9 o'clock। इट इज़ 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 बजे हैं। इट इज़ 9 o'clock इन द इवनिंग, रात के 9 बजे हैं। इट इज़ 10 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 10 बजे हैं। इट इज़ 11 o'clock इन द इवनिंग, शाम के यानी रात के 11 बजे हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम AM और PM का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ 9 AM, इट इज़ 9 PM। 12 बजे, दिन के 12 बजे और उससे पहले, दिन के 12 बजे से पहले पहले तक के लिए AM, और दिन के 12 बजे से लेकर रात 11:59 तक, सही है, ये होता है PM। जैसे ही रात के 12 बजेंगे वो AM हो जाएगा। 12 AM का मतलब है रात के 12 बजे, और 12 PM का मतलब है दिन के 12 बजे। तो दूसरा तरीका जो होता है मुकम्मल वक्त का, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ 9 AM, इट इज़ 9 PM। ठीक हो गया जी। ये 2 तरीके आपको बता दिए। फिर मुकम्मल वक्त से हटकर जो वक्त होता है, टाइम 10 मिनट हुए हैं, 15 मिनट हुए हैं, 20 मिनट हुए हैं, उसके लिए जो एक सादा सा जो अंदाज़ है वो ये है, इट्स 9:15, 9:15 हुए हैं। इट्स 9:30, 9:30 हुए हैं। इट्स 9:45, 9:45 हुए हैं। इट्स 9:55, 9:55 हुए हैं। इट्स 9:32, 9:32 हुए हैं।
ठीक है, ये एक सादा सा तरीका है जो बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा चलता है। इसके अलावा दूसरा तरीका है जिसमें पास्ट और टू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट और टू का लफ्ज़ ये आम तौर पे 15 मिनट, आधे घंटे इनमें इस्तेमाल होता है। मसलन 15 मिनट के लिए क्वार्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। क्वार्टर एक रुबो को कहते हैं। तो एक घंटे को अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम करें तो वो 15 मिनट बनते हैं। अब अगर 9:15 हो तो एक तो मैंने आपको तरीका बताया, इट्स 9:15। दूसरा तरीका ये है कि आप बोलें इट्स 9:15। इट्स 9:15, 9:15 हुए हैं। इसी तरह 9:30 के लिए इट्स 9:30। इट्स 9:30। और जब 30 से आगे जाएगा तो फिर वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि इट्स मसलन 9:45 कि 9:45 हुए, ऐसे नहीं बोलेंगे, बल्कि वहाँ पर फिर टू का लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। इट्स 9:45, 9:45, जिसको हम उर्दू में 9:45 बोलते हैं, तो इट्स 9:45, 9:45, 9:11 इट्स 9:45, 9:45 इट्स 9:45। ठीक है जी। और जो 1:30 होता है, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, इसके लिए 3:30 के लिए मसलन इट्स 3:30। इसको 3:30 नहीं कहेंगे, यानी 3:30 को 3:30 ऐसे नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे इट्स 3:30। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं। और एक चौथी चीज़ वो ये कि मसलन 3:01, 2 मिनट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर 9 तक, इसको बताने के तरीके में जो आप मिनट बताते हैं तो मिनट से पहले ओ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं वो। मसलन 3:01 हुआ है, इट्स 3:01। इट्स 3:01। इसी तरह 3:02 हुए हैं, इट्स 3:02। 3:03 हुए हैं, इट्स 3:03। 3:04 हुए हैं, इट्स 3:04। ठीक है जी। इस तरीके से मुख्तलिफ़ जो है वो 9 तक जो है आदाद हैं, उसके लिए ओ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया जी। तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया कि क्या 3:05 हुए हैं, इट्स 3:05 या इट्स 3:05। 3:15 हुए हैं, इट्स 3:15। 3:25 हुए हैं, इट्स 3:25। 3:55 हुए हैं, इट्स 3:55। ठीक है। और दूसरा तरीका है पास्ट और टू का। 15 मिनट और 30 मिनट तक के लिए पास्ट, इट्स 3:15, 3:15 हुए हैं, 3:15 हुए हैं। इट्स 3:30, 3:30 हुए हैं। और 30 के बाद जाके लफ्ज़ टू का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। इट्स 3:45, 3:45 हुए हैं। इट्स 10:04, 4 बजने में 10 मिनट हैं। इट्स 20:04, 4 बजने में 20 मिनट हैं, वग़ैरह। ठीक है जी। अब ये जुमले देख लीजिए। टेलिंग द टाइम, इट्स 8 o'clock। इट्स 8 o'clock। कभी इन द मॉर्निंग और AM PM की तस्रीह किए बग़ैर जब बात हर एक को मालूम हो कि भाई सुबह का वक्त है, ये तो सबको ही पता है, और वो आपसे वक्त पूछता है कि भाई क्या वक्त हुआ है, तो आप कहते हैं कि 8 बजे हैं, तो वहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त रात के 8 बजे हैं या सुबह के 8 बजे हैं। और इट्स 8 in the morning, सुबह के 8 बजे हैं। ये कभी कभी यानी अगले को अगर बताना हो कि भाई सुबह के 8 बज रहे हैं, ये कोई रात के 8 नहीं है। मसलन आप किसी और मुल्क में हैं और वहाँ पे वक्त का बहुत फ़र्क है, तो वहाँ पे आप बताते हैं कि यार हमारे यहाँ जो है इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। इट्स 8 o'clock in the morning, सी, या इट्स 8 in the morning। नंबर 3, इट्स 9:05। ये 9:05 मैंने आपको बताया, 9:01, 9:02, 9:03, 9:04, 9:05, 9:06, 9:07, 9:08, 9:09, इट्स 9:10। 10 से ओ का इस्तेमाल नहीं होता। इट्स 9:10, इट्स 9:11, इट्स 9:12, 13, 14, 15 वगैरह। आगे देखिए। नंबर 4, इट्स 11:15। नंबर 5, इट्स 10 या इट्स क्वार्टर या इट्स 9:30। इट्स 9:10 यानी 9:10 हुए हैं। इट्स 9:15,
9:15 हुए हैं। इट्स 9:30, 9:30 हुए हैं, 9:30 हुए हैं। नंबर 6, इट्स 8:45, 8:45 हुए हैं, 9 बजने में 15 मिनट रहते हैं। इट्स 10:50, 9 बजने में 10 मिनट हैं। इट्स 8:50, 8:50 हुए। अब देखें 8:50 को हम इट्स 8:50 भी कह सकते हैं, और 7वें नंबर पे जो जुमला है इट्स 10:09 भी कह सकते हैं। 9 बजने में 10 मिनट हैं, यानी 8:50 हुए हैं। ठीक है जी। इसी तरह छठे नंबर पे जो जुमला है इट्स 8:45, 9 बजने में 15 मिनट हैं, यानी 8:45 हुए हैं। हम इसको इट्स 8:45 भी कह सकते हैं। इट्स 8:45 के 8:45 हुए हैं। वर्ड फॉर वर्ब्स: accuse, accuse, accused, accused, accusing, इल्ज़ाम लगाना। hope, hope, hoped, hoped, hoping, उम्मीद करना। select, select, selected, selected, selecting, इंतखाब करना। manage, manage, managed, managed, managing, इंतज़ाम करना। guess, guess, guessed, guessed, guessing, अंदाज़ा लगाना। insert, insert, inserted, inserted, inserting, दाखिल करना। जैसे बोलते हैं ना कि आपके पास आता है कि मसलन आप कंप्यूटर में अगर वो सीडी डाले बग़ैर जो सीडी रोम है उसको क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो वो कहते हैं इंसर्ट सीडी फर्स्ट, पहले इसमें सीडी डालें, दाखिल करें, जो भी हम बोल रहे हैं। नंबर 7, इनहेल, इनहेल, इनहेल्ड, इनहेल्ड, इनहेलिंग, अंदर की जानिब सांस खींचना। नंबर 8, एक्सहेल, 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 एक्सहेल्ड, एक्सहेलिंग, बाहर की जानिब सांस निकालना। नंबर 9, रजिस्टर, रजिस्टर, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, रजिस्टरिंग, इंदराज करना। नंबर 10, ब्लाइंड, ब्लाइंड, ब्लाइंडेड, ब्लाइंडेड, ब्लाइंडिंग, अंधा करना। नाउन्स, नाउन्स में सबसे पहले शेप्स हैं, मुख्तलिफ़ अशकाल हैं, अशकाल के नाम होते हैं। नंबर 1, स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर मुरब्बा, यानी जिसकी चारों जानिबें बराबर हों। नंबर 3, ट्रायंगल, ट्रायंगल, इसको जब मिलाकर रवानी में पढ़ेंगे तो ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल अलग-अलग से नहीं पढ़ते। ट्रायंगल, तिकोन, 3 कोनों वाली शक्ल। नंबर 3, पेंटागन, पेंटागन, 5 कोनों वाली शक्ल। 3 कोनों वाली शक्ल ट्रायंगल, 4 कोनों वाली शक्ल स्क्वायर, और 5 कोनों वाली शक्ल पेंटागन। अमेरिका का जो इदारा है, दिफाई इदारा, उसकी जो मरकज़ी इमारत है उसको भी पेंटागन कहते हैं। उसको पेंटागन कहने की वजह यही है कि वो 5 कोनों वाली इमारत है। नंबर 4, क्यूब, क्यूब, मुकाब, क्यूब, मुकाब, यानी मतलब ये है कि जैसे आपका जो लूडो का जो छिक्का होता है, अब वो क्यूब है, वो क्यूब की शक्ल है। क्यूब कहते हैं ऐसी शक्ल को जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई, तीनों जो है वो डायमेंशंस हैं वो पाई जाएं जिसमें, तो उसको क्यूब कहा जाता है। ठीक है जी। हेक्सागन, और वैसे वो जो है वो स्क्वायर में हो, यानी उसकी फिर चारों जानिबें बराबर भी हो, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी हाइट ये बराबर भी हों, फिर इसको आमतौर पे क्यूब बोलते हैं। हेक्सागन, हेक्सागन, 6 कोनों वाली शक्ल। नंबर 6, सिलेंडर, सिलेंडर, उस्तुवाना, सिलेंडर जिस तरह का सिलेंडर होता है, ये जो शक्ल होती है ना गोल और लंबूतरी शक्ल, इसको सिलेंडर कहा जाता है। तो ये जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं इसको भी सिलेंडर असल में इसीलिए कहते हैं कि उसकी शक्ल ऐसी है। नंबर 7, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मुस्ततील, यानी 4 कोनों वाली शक्ल होती है ये, लेकिन इसकी 2 बाजू बराबर होते हैं और 2 बाजू जो हैं वो निस्बतन पहले 2 बाजुओं से छोटे होते हैं लेकिन आपस में बराबर होते हैं। तो 2 बाजुओं का साइज़ एक होता है और दूसरे 2 बाजुओं का साइज़ उनसे मुख्तलिफ होकर एक जैसा होता है। आगे सम अदर नाउन्स भी हैं, कुछ और नाउन्स आपके साथ हैं सामने, इनको देख लीजिए।
नंबर 8 हग, हग मुआनका, जिसको जफ्फी भी कहते हैं, जफ्फी मुआनका। अच्छा ये हग जो है ये वर्ब भी है, हग, हग्ड, हग्ड, गले मिलना, मुआनका करना, वर्ब भी है ये। नंबर 9 क्लैप, क्लैप ताली, और इसी तरह ये ताली जो है ये क्लैप ये वर्ब भी है, क्लैप, क्लैप्ड, क्लैप्ड, क्लैपिंग, ताली बजाना। नंबर 10 टैप, टैप थपकी, सही है। और टैप का ये टैप भी जो है ये वर्ब भी है, थपकना किसी चीज़ को, जैसे टेबल हो, टेबल पर हल्का सा ऐसे हाथ मारना, इसको भी टैप कहा जाता है, टैप, टैप्ड, टैप्ड, टैपिंग। नंबर 11 पंच, पंच मुक्का, इसी तरह ये जो पंच है ये भी वर्ब भी है, पंच, पंच्ड, पंच्ड, पंचिंग, मुक्का मारना। नंबर 12 फिस्ट, फिस्ट मुट्ठी। नंबर 13 लैप, लैप गोद। नंबर 14 क्लॉ, क्लॉ पंजा। नंबर 15 पॉ, पॉ पंजा। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्लॉ जो होता है ये परिंदों के पंजों को बोला जाता है, सही है, और क्लॉ और जो पॉ है, पॉ ये जो 4 पाँव पे चलने वाले जो जानवर होते हैं इनके पंजे को, जैसे बिल्ली, शेर, चीता, कुत्ता वगैरह, इनका जो पंजा होता है इसको पॉ कहा जाता है। एडजेक्टिव्स। नंबर 1 डिफरेंट, डिफरेंट मुख्तलिफ। नंबर 2 अवेलेबल, अवेलेबल दस्तयाब। नंबर 3 सूटेबल, सूटेबल मुनासिब। नंबर 4 कंपेरेबल, 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 कंपेरेबल का मतलब काबिल मुआजना, जिसका किसी दूसरी चीज़ से मुआजना किया जा सके। नंबर 4 मूवेबल, मूवेबल काबिल हरकत, जिसको हिलाया जा सके अपनी जगह से। नंबर 6 यूनाइटेड, यूनाइटेड मुत्तहिद। नंबर 7 स्केर्ड, स्केर्ड खौफज़दा। नंबर 8 सिमिलर, सिमिलर, सिमिलर का मतलब मिलता जुलता, किसी से मिलता जुलता। नंबर 9 फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मालियाती, यानी माली उमूर से मुताल्लिक़ कोई भी चीज़। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल रस्मी, ट्रेडिशनल इसी तरह कहते हैं कि जो रस्म व रिवाज से मुताल्लिक़ होता है ना, कि हमारे यहाँ ये एक रस्म है, ऐसे हम करते हैं, तो उसको कहते हैं हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है, हमारा ये रवाज है, हमारी ये रस्म है। तो ट्रेडिशनल उस रस्म से मुताल्लिक़ का कोई भी काम, मसलन ये एक ट्रेडिशनल त्यौहार है, सही है, तो इट्स अ ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन, सही। तो ये एडजेक्टिव्स हैं, और ऊपर आपके नाउन्स और उसके ऊपर वर्ब्स, इनको याद करें, और नीचे इनकी मश्क भी आ रही है इंशाल्लाह। ग्रामर। देखें ग्रामर में आज हम देखेंगे W&H क्वेश्चंस। सादा इंटेरोगेटिव्स जो होते हैं, इंट्रोगेटिव्स जो होते हैं वो हमने बना लिए, मसलन कैन, मे, माइट, कुड, विल, शुड, ऑट टू में बताया मैंने कि आप इसको कैन, मे, माइट, शुड और विल को जब जुमले के शुरू में ले आएंगे तो वो सवालिया बन जाएगा, सही है। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। मे आई गो, क्या मैं जाऊँ, सही है। मे ही कम, क्या वो आ सकता है, ठीक है। विल यू डू दिस वर्क, क्या आप ये काम करेंगे, वगैरह वगैरह। आज हम ये देखेंगे कि W&H क्वेश्चंस, जिसको उर्दू में शश काफ कहा जाता है, क्या, क्यों, कब, कौन, कहाँ, कैसे वगैरह के जो सवालात होते हैं कि ये काम, ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, इस तरह के जो सवालात होते हैं तो वो हम देखेंगे। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जैसे हमने इंटेरोगेटिव बनाना होता है, यानी जुमले के शुरू में हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। ये याद रखें जो हमने पढ़े हैं कैन, शुड, विल, मे, माइट वगैरह, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमने जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म पढ़ी है उसमें जब हमने सादा जुमला, मुस्बत जुमला पढ़ा, अफर्मेटिव पढ़ा, तो वहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, सब्जेक्ट था और उसके बाद बराह रास्त वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म थी, सही है। लेकिन
उसके नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव्स में एक हेल्पिंग वर्ब था, डू या डज़। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में बस ये जहन में रख लें कि जुमले को जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनाते वक्त जो लफ्ज़ जुमले के शुरू में आता है ये हेल्पिंग वर्ब ही होता है, ठीक है। तो शुरू में हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद फिर उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं। इंट्रोगेटिव का खाका जो ढांचा है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो आपके जहन में है, हमने उसकी मशक की है। तो इसी इंट्रोगेटिव के शुरू में WH वर्ड लग जाएगा। तो WH वर्ड जो है वो बिल्कुल शुरू में आएगा और वो जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा था इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए, वो WH के बाद आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये मिसालें लिखी हुई हैं, यहाँ पे आपको बात वाज़े हो जाएगी। Why do you accuse him? आप उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर शुरू से वाई हटा दिया जाए तो लफ्ज़ बनेगा, तो जुमला होगा डू यू एक्यूज़ हिम, क्या आप उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो हमने क्या किया, इसके शुरू में वाई लगा दिया, तो ये अब सवाल बन गया कि आप उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं, ठीक है। देखें आगे, व्हाट डू दे होप, वो क्या उम्मीद करते हैं। और अगर शुरू से व्हाट हटा दिया जाए, डू दे होप, तो मतलब हो जाएगा क्या वो उम्मीद करते हैं। इसी तरह आगे देखें, व्हेन डज़ ही सेलेक्ट द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर का इंतखाब कब करता है। और अगर शुरू से व्हेन हटा दें तो ये जुमला रह जाएगा, डज़ ही सेलेक्ट द कंप्यूटर, क्या वो कंप्यूटर का इंतखाब करता है, ठीक है। इसी तरह आगे देखें, हाउ डज़ शी गेस द आंसर, हाउ डज़ शी गेस द आंसर, कि वो जवाब का अंदाज़ा कैसे लगाती है। अगर आप यहाँ से हाउ हटा दें तो डज़ शी गेस द आंसर, क्या वो जवाब का अंदाज़ा लगाती है, सही है। आगे, वेयर डज़ ही रजिस्टर द नेम, वो नामों का इंदराज कहाँ करता है। और अगर वेयर हटा दें, डज़ ही रजिस्टर द नेम, क्या वो नामों का इंदराज करता है। तो ये देखें, सादा जो इंट्रोगेटिव था उसी इंट्रोगेटिव के शुरू में WH वर्ड लगाने से क्या बन जाएगा, WH क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बनाने का तरीका बहुत आसान है, माना आपको पता है। व्हाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, हाउ का मतलब कैसे, हु का मतलब कौन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हु का कोई सवाल मैंने नहीं बनाया, उसकी वजह है हु को हम अलहदा से पढ़ेंगे, उसमें थोड़ी सी ज़रा तफसील आ जाती है, तो वो हम इंशाल्लाह अलहदा से पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ 5 WH वर्ड्स हैं, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे और कब, ठीक है। व्हाट क्या, हाउ कैसे, व्हेन कहाँ, वेयर व्हेन कब, वेयर कहाँ और हाउ कैसे, ठीक है जी। नीचे अब एक्सरसाइज है, आज जो एक्सरसाइज दे रहा हूँ वो आपने इंग्लिश के ये जुमले हैं यानी WH क्वेश्चंस हैं, आपने सिर्फ इनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अब आगे जो आपको हु भी थोड़ा सा पढ़ा देंगे और उसके बाद फिर हम जो है जो आपको मश्क देंगे कल के सबक में, वो उर्दू से इंग्लिश आपने ट्रांसलेट करना होगा, यानी सवालिया जुमले होंगे जिसमें आपने फ़ैसला करना होगा कि ये सादा इंट्रोगेटिव बनेगा या WH का क्वेश्चन बनेगा। तो उसकी थोड़ी सी तफसील है। व्हाट में और सादा इंट्रोगेटिव में साथियों को बाज़ को परेशानी होती है, वो इंशाल्लाह कल बताएंगे। तो आज आपने सिर्फ इस जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं यानी क्वेश्चंस हैं, WH क्वेश्चंस हैं, व्हाट कैन यू राइट, वेयर कैन यू स्टे, व्हाई शुड आई टॉक टू हिम, व्हेन मस्ट ही अराइव, हाउ मे आई ड्राइव, व्हाट विल दे मैनेज, हाउ डू यू सेलेक्ट द कलर, व्हेन डू वी रजिस्टर द स्टूडेंट्स, व्हाई डू दे गैदर इंफॉर्मेशन, how does he assess the information, where does he announce the elections, और what does he spend। ये कुछ सवालात हैं, इनके आपने
ट्रांसलेशन करनी है, और ट्रांसलेशन करने के साथ असल मकसद जो है वो यहाँ पर वो ये है कि आप इस अल्फाज की तरतीब को अच्छी तरह से जहन में बिठाएं कि पहले WH वर्ड आ रहा है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है कैन, शुड, मस्ट, विल, डू, डज, फिर सब्जेक्ट है यू, आई, दे, वी, ही, शी वगैरह, और फिर उसके बाद वर्ब है राइट, स्टे, टॉक, अराइव, ड्राइव, मैनेज, सेलेक्ट, रजिस्टर वगैरह वगैरह। तो इस तरतीब को अच्छी तरह से जहन में रखना बहुत ज़रूरी है।